जय हिंद। प्रगतिशील परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था और कई सारे स्टूडेंट का ये आया था रिप्लाई कमेंट कि सर जल्द ही कोई अगले टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आइए आज हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इतिहास के कुछ उस पन्नों को लेकर जिसे जानना भारत के हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, चाहे वह तैयारी करने वाला छात्र हो या अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त भारत का नागरिक हो। हर नागरिक को ये बात जानना जरूरी है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है इमरजेंसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1975 के समय आप लोग कई सुने भी होंगे कि देश में एक बार इमरजेंसी लग गई थी, आपातकाल लग गई थी। तो आइए जाने उसके पीछे के कारणों को कि आखिर देश में क्यों इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी होती क्या है और इमरजेंसी लगाने के पीछे क्या रीजन रहा होगा, क्या उससे भारत को लाभ हुआ, हानि हुआ तो कितना, लाभ हुआ तो क्या हुआ क्या नहीं, इस चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी जब लागू हुई तो वो समय था 1975। 1975 में देश में एक समय ऐसा आया कि जहां लोग अपना बात को ठीक से, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, अपने साथ भेदभाव ना हो, इस चीज़ का आज़ादी, सभी आज़ादी का अधिकार है हमारे देश के नागरिकों के लिए। लेकिन देश में एक कंडीशन, एक स्थिति, एक समय ऐसा भी आया जब लोगों का सारा अधिकार छीन गया, उसे बोलने तक का अधिकार छीन लिया गया। तो चलिए बात करते हैं। ये समय है 1975, 26 जून 1975 की रात, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। उस समय सुबह के 3 बजे भारत के 3 बड़े बड़े नेता आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम कल लोगों को कैसे समझाएंगे कि पूरे देश में इमरजेंसी लग चुका है, आप अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तो वो समय था दोस्तों 26 जून 1975, 3 बजे सुबह। इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर, पश्चिम बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत वर्मा, ये तीनों आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोगों को कैसे सुबह समझाएंगे कि हमारे देश में इमरजेंसी लग चुका है, आपके अधिकारों को छीन लिया जा चुका है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये है मैडम इंदिरा गांधी, जो 1975 में भारत की प्रधानमंत्री रही थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो उस इमरजेंसी को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इमरजेंसी देश में आपातकाल लगाने के पीछे रीजन क्या है, क्या ऐसा कारण रहा होगा जो कि लोगों को घरों में बंद किया जा सके। हमारे संविधान में तो बड़ा अच्छा तरीका से इमरजेंसी को बताया गया है दोस्तों कि जब कोई बाह्य आक्रमण हो, देश में जब कोई बाह्य आक्रमण हो किसी दूसरे या कोई विकट परिस्थिति में, हमारे देश में आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात लागू की जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए देश को 2 सालों तक अंधकार में रखे, देश को कई वर्षों के पीछे अर्थव्यवस्था को ठेलने में इनका योगदान रहा। तो आइए बात करते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। ये बात है दोस्तों रायबरेली में 1971 के चुनाव की। 1970-71 में जब चुनाव हुआ तो उस समय ऐसा देखा गया कि इंदिरा सरकार जो थी, इंदिरा गांधी की सरकार बिहार, पंजाब और हरियाणा में नहीं बनी। इंदिरा गांधी ने समय से पहले ही इन तीनों जगहों के विधानसभा को भंग कर दिया और वहां पर फिर से चुनाव करा के उसका सरकार बन गया। वो फिर से चुनाव करवाई और उसका सरकार वहां पे बन गया। कारण क्या रहा दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि रायबरेली में राजनारायण, इनके विपक्ष के जो नेता थे, उनकी हार हुई, जिससे कि इन्हें तगड़ा, इंदिरा गांधी को बहुत तगड़ा उपलब्धि प्राप्त हुआ। साथ ही साथ प्रीवी पर्स इन्होंने खत्म करा उसी समय। प्रीवी पर्स होता है दोस्तों कि राजघरानों को सरकार द्वारा देश आज़ादी के बाद यह तय किया गया था कि उन्हें पेंशन दी जाएगी, जिसे इंदिरा गांधी ने समाप्त किया। इससे एक समाज का बहुत बड़ा, जो अपने समाज का बहुत बड़ा तबका इससे नाराज था। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध
पिटीशन दायर करी, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को नकारा, लताड़ा कि ये करना कहीं से उचित नहीं था इंदिरा गांधी के लिए। अब बात करते हैं हम थोड़ा कि आखिर क्या रहा होगा। तो बिहार में जब अहमदाबाद में इस चीज़ का आंदोलन उठने लगा, गुजरात में इस बात का आंदोलन उठने लगा कि ये तरीका सही नहीं है, गुजरात का विधानसभा भंग कर देना, वहाँ के छात्र आंदोलन जब होने लगे तो बिहार में भी उसे देखा देखी, बिहार में भी छात्र आंदोलन काफ़ी सारा बढ़ने लगा। और देखते देखते लगभग पूरे भारत में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन होने लगा कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दे, इंदिरा गांधी इस्तीफा दे। कई सारे ऐसे आंदोलन होने लगे। लोगों ने, जो बिहार के छात्र थे, वो बाबू जयप्रकाश नारायण से संपर्क किया। ये जयप्रकाश नारायण है, ये बाबू जयप्रकाश नारायण है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में आज़ादी के समय, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय सक्रिय भूमिका निभाए थे। उस समय जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से अपने राजनीतिक जीवन को बाबू जयप्रकाश नारायण अलग कर चुके थे। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन छात्रों के ऊपर होते बर्बरता को देखकर, लाठीचार्ज को होते देखकर, कई छात्रों की हत्या भी कर दी गई, इसको देखकर मजबूरन बाबू जयप्रकाश नारायण को इस क्षेत्र में आना पड़ा। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। दोस्तों, आंदोलन शुरू करने के समक्ष आंदोलन जब शुरू हुई तो उसी समय अब इंदिरा गांधी तीनों तरफ, चारों तरफ से घिर चुकी थी। एक तरफ छात्र आंदोलन, एक तरफ भारत के सबसे बड़े, उस समय के हम कह सकते हैं कि उस समय भारत में बहुत बड़े योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण भी उसके खिलाफ हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इंदिरा सरकार जो है सो पूरी तरह से घिरी हुई दिख रही थी। और तभी घी में आग डालने वाला काम हुआ। काम क्या हुआ? जब आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि रायबरेली में राजनारायण जो थे, इनके विपक्षी, इनका हार हुआ। और ये रायबरेली में राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाके इंदिरा गांधी के खिलाफ केस फाइल कर दिए थे। और तभी इंदिरा गांधी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जजमेंट आता है और उस जजमेंट में बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव के दौरान अनफेयरनेस दिखाते हुए, सही चुनाव के सही तरीकों को प्रयोग ना करते हुए, जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करके चुनाव को जीता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने पे बैन कर दिया। दोस्तों, आगे बात करेंगे। इससे इंदिरा गांधी पूरा भभक गई कि बाप रे बाप, हम प्रधानमंत्री रहते, हमको जो है सो ये कर दिया। इंदिरा गांधी की इतनी, मतलब कह सकते हैं इस प्रकार की नेता की कि वो न्यायिक प्रक्रिया को बदलने में लग गई। आप जानते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है और ये इंदिरा गांधी के तरीकों को आप देखेंगे तो समझेंगे कि ये न्यायपालिका को कैसे अपने बस में कर रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जब आता है, इसे 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाता है, तो इंदिरा गांधी चल जाती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर देती है। लेकिन न्यायपालिका तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को स्वतंत्र है। दोस्तों, हमारे भारत में न्यायपालिका कभी पक्षपात नहीं होती है। तुरंत उसके कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आता है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया वो सही दिया, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पे बने रहना होगा। वो बने रहे, वो संसद में अपने बातों को रख सकती है, उपस्थित हो सकती है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकती है, संसद में अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकती है। अब इंदिरा गांधी इस चीज से और भभक गई। उसके अधिकार को सीमित कर दिया गया था। वो प्रधानमंत्री तो थी उस समय, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां उससे छीन ली गई थी। इसको देखते हुए अगले दिन ही, 2 दिनों के बाद, इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, ये हैं फखरुद्दीन अली अहमद, 1 मिनट, हाँ, उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उनको इंदिरा गांधी ने इस बात को कहा कि आप देश में इमरजेंसी लगाइए, और फखरुद्दीन अली अहमद मान भी गए उस समय कि हाँ ठीक है, देश में लगा देते हैं। आपातकाल जैसे इमरजेंसी लगा देश में, अब ये इंदिरा गांधी लगी अपने निरंकुशता को बरकरार रखने। अगले दिन जब लोग सुबह उठे
तो वो पेपर जब पढ़े तो देखे पेपर में कुछ छपा हुआ ही नहीं। इमरजेंसी का ये है दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत अगर देश में इमरजेंसी लगता है तो सारे मौलिक अधिकारों को हनन किया, मतलब समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिए जाते हैं, उन्हें समाप्त कर दिए जाते हैं। बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, प्रेस स्वतंत्रता, घूमने का अधिकार, सारा अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो रातों रात उसने अगले ही दिन जयप्रकाश नारायण जैसे नेता, लाल कृष्ण आडवाणी, कई विपक्ष, अटल बिहारी वाजपेयी और कई विपक्षों को उसने अरेस्ट करके जेल में भिजवा दिया। बाबू जयप्रकाश नारायण को कभी ऐसा सोचे भी नहीं होंगे अपने जीवन में कि वो जयप्रकाश नारायण जो देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उन्हें भारत के ही किसी नेता के कारण जेल जाना पड़ेगा। इन्हें ये चीज़ सोचे भी नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां थी, एक तानाशाह शासक के सामने ऐसा उन्हें होना पड़ा। इन लोगों को जेल जाना पड़ा दोस्तों। लेकिन जेल में भी कई युवा नेता भी जेल में थे, कई बुजुर्ग नेता भी जेल में थे। युवाओं को बुजुर्ग नेताओं से बहुत कुछ सीखने को मिला। समय बीतते जाता है, इंदिरा गांधी का शासन सबों को बंद करे। और आश्चर्य वाली बात है दोस्तों कि इमरजेंसी लगाने से एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने रात में ही सारे पेपर के जितने प्रेस रिपोर्टर मीडिया होते हैं सारे की बिजली काट दिए। उसने बिजली काट दी, सबों पर प्रतिबंध लगा दिया कि सुबह जो भी छापेगा पेपर मेरे फेवर में छापेगा, वो अनफेवरेबल नहीं छापेगा। अब कई पत्रकार ऐसे थे जो इंदिरा गांधी की चटुकारिता, सॉरी हम तत्कालीन सरकार कहें, हम किसी की सरकार की नाम न लेते हुए हम ये कहें कि तत्कालीन सरकार की चटुकारिता करने लगे। कई ऐसे प्रेस थे और कई ऐसे प्रेस थे जो जमकर इसके विरुद्ध में आवाज उठाए कि देश को पीछे गर्त की ओर ढकेलने के लिए इमरजेंसी है। कई ने इस चीज को लगाया, लेकिन वहीं इंदिरा गांधी का मतवंत कुछ और था। इंदिरा गांधी का ऐसा कहना था कि हम देश में इसीलिए इमरजेंसी लगा रहे हैं कि जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन करने से देश में अशांति फैल रही है। ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। तो अब देखिए होता क्या है, ये आंदोलन के समय, ये जब इमरजेंसी लगी हुई थी, 2 सालों तक लोग इमरजेंसी के दंश में झेल रहे थे, उसी समय संजय गांधी ने जबरदस्ती नसबंदी कैंप चलाया, अनिवार्य नसबंदी कैंप। लाखों लोगों का जबरदस्ती नसबंदी करवाया और साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाने के कारण लगभग 2000 लोगों की मौत भी हो गई। दोस्तों, कई लोगों का ऐसा कहना है, कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करे कि इनका जो ये थॉट था नसबंदी के विरुद्ध, ये हिटलर से भी खतरनाक था। दोस्तों, हिटलर भी थे अपने देश में, जर्मनी में हिटलर ने 4 लाख लोगों का नसबंदी कराया था। तो ये इनका जो कदम था वो हिटलर से भी खतरनाक था। और इस प्रकार से हम आगे समझें तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद तुरंत मान गए कि ठीक है, देश में राष्ट्रपति, और अधिकार में भी उन्हीं के आता है। फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री के अधिकार में तो आता नहीं है, लेकिन राजनीतिक तालमेल कुछ ऐसी होती है जो कि आप अगर कुछ अच्छा भी करें कुछ गलत भी करें तो उस पर पर्दा डालती है। उसके बाद ऐसा होता है दोस्तों कि 1977 में किसी ने ये चीज़ का उन्हें सलाह दिया इंदिरा गांधी को कि आप जो है सो इमरजेंसी देश से हटा दीजिए। 2 सालों तक देश को गर्त में धकेलने के बाद किसी ने उन्हें सलाह दिया कि आप देश से इमरजेंसी को हटा दीजिए जिससे कि आपका चुनाव में जीत हो जाएगा। इंदिरा गांधी भी सोची कि बात तो बहुत अच्छा किया जा रहा है, यही बहाना मेरा राजनीतिक, अभी चुनाव होने वाला है, जीत भी जाएंगे। इंदिरा गांधी वही सही की, देश से जो इमरजेंसी था 1977 में हटा दी। लेकिन इनका ये सपना फेल हो गया और अगले साल 1977 के चुनाव में इन्हें तगड़ा जो है सो हार का सामना करना पड़ा। बहुत वोटों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा और पहली बार भारत में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, आपने समझा कि किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए, आप इसे स्वार्थ ही कहा जा सकता है, किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए भारत को एक अंधकार में धकेलने का 1975 के समय कार्य किया गया। और
इतना सब होने के बावजूद भी एक स्वार्थ के लिए उसे बस हटाया गया 1977 में कि अब हटा देंगे तो मेरा चुनाव होगा और चुनाव में जीत जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपने समझा इस बात को कि किस प्रकार से देश में आपातकाल लगा और क्या क्या उसके पीछे मंशाएं थी, किस किस लोगों का इस प्रकार का सोच था। आपातकाल, इमरजेंसी जैसे चीज़ किसी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत डाउन कर देते हैं, बहुत नीचे गिरा देते हैं। और उसके बाद भारत में मोरारजी देसाई की सरकार में भारत में एक संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 44वां संविधान संशोधन, उसके तहत कहा गया कि देश में कभी भी आंतरिक अशांति के तौर पे, अंदर के गड़बड़ी के तौर पे इमरजेंसी अब नहीं लगाया जाएगा। बाह्य आक्रमण के तौर पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे हम लोग रोकते हैं और बात करते हैं कि कैसा लगा आपको ये टॉपिक। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप ज़रूर बताएं कि आगे अगर अच्छा लगा तो आगे कौन से टॉपिक पे ऐसा वीडियो लाया जाए। और चलिए मिलते हैं फिर आप अगले क्लास में। जय हिंद।